अब देखते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हम कट करते हैं, जो आइसोलेट करते हैं, या कह सकते हैं जो हमारे डिजायर्ड पोर्शन होते हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं, अब हमें ये देखना है। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब भी डीएनए को कट करता है तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक नोन एज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इन फ्रेगमेंट्स को कैसे अलग अलग हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है ये भी हम देखते हैं। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, डीएनए जो होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम मैट्रिक्स। अब जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा के उनको फोर्स करते हैं एनोड की तरफ मूव करने को। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, कुछ बच्चों को एनोड और कैथोड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि विच वन इज द पॉजिटिव और विच वन इज द नेगेटिव। तो मैंने जैसे याद किया था तो उसका मेरा ये था कि एनोड, ए स्टैंड फॉर द एनोड एंड ए स्टैंड्स फॉर द एडिशन, और एडिशन का साइन क्या होता है प्लस, तो एनोड इज द पॉजिटिव, और जो बाकी बचा दैट इज द कैथोड। आप भी याद कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद होता है तो। Nowadays, the most commonly used matrix in agarose, which is natural polymer extracted from seaweeds. उसको जब मूव कराते हैं तो वहाँ पे हम एक मीडियम का भी यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, जो आज के टाइम पे लैब्स में यूज़ किया जाता है। दैट इज़ द अगारोज जेल यूज़ करते हैं, उसका हम अगारोज का जेल बनाते हैं। ये एक्चुअल में एक नेचुरल पॉलीमर होता है जिसको सीवीड से ऑब्टेन या फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। The DNA fragments separate resolve according to their size through sieving effect providing by the agarose gel. जो भी agarose gel होती है उसके अंदर बहुत ही small pores होते हैं, जिन pores के थ्रू में वो DNA फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। अब कौन सा DNA फ्रेगमेंट ज़्यादा तेज़ी से आगे जाता है या कौन सा DNA फ्रेगमेंट धीरे से जाता है, तो ये भी आगे देखते हैं हम। Hence, the smaller fragment size, the farther it moves. Look at the figure 11.3 and guess at which end of the gel the sample was loaded. अब आपको मैं पहले ये डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हमारे पास में 4 पोर्शंस हैं, ठीक है। अब ये 4 वेल्स में हमने डीएनए को लोड कर दिया है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये जो है हमारा ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ये वाला डाइजेस्ट हो चुका है, ये वाला थोड़ा और ज़्यादा डाइजेस्ट हुआ है, और ये वाला सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बैंड्स ज़्यादा है। अब बच्चों एक बहुत ही कॉमन सेंस ही बात है, जो जितना हल्का होगा वो उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और जो जितना भारी होगा वो उतना ही कम भागे बढ़ पाएगा। यानी कि ऐसे डीएनए स्ट्रैंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, और वो मॉलिक्यूलर वेट किसका कम होगा, जो साइज में छोटे होंगे, यानी कि स्मॉल डीएनए लेस मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या होंगे, मूव फार्दर, ये ज़्यादा दूर तक मूव कर सकते होंगे, और जो भारी होगा वो उतनी ही कम स्पीड से मूव कर पाएगा। क्लियर? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपके पास में अलग अलग साइज़ के डीएनए दे रखे हैं, या फिर आपको अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट्स दे रखे हैं और डीएनए स्ट्रैंड्स के, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा डीएनए स्ट्रैंड है वो जो सबसे आगे या सबसे पहले एनोड पर पहुंचेगा, तो आप आराम से बता सकते हैं जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो डीएनए स्ट्रैंड क्या होगा, सबसे ज़्यादा एनोड के करीब पहुंचेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज इथेरियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। अब ये मूव कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे रेड या ऑरेंज कलर के आप देख सकते हैं दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे दिखाई देते हैं, इसके लिए एक डाई का यूज़ किया जाता है, एक कंपाउंड का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द इथेरियम ब्रोमाइड। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज ETBR। लैब्स में जनरली हम लोग इसको ETBR कहते थे। और ये बच्चों कार्सिनोजेनिक होता है, दैट इज कार्सिनोजेनिक। तो कभी भी अगर आप इसको लैब में यूज़ करते हैं तो आपको बिना ग्लव्स के नहीं यूज़ करना है, आपको अपने कहीं पे भी बॉडी पार्ट में इसको टच नहीं होने देना है, क्योंकि इट हैज़ अ प्रॉपर्टीज टू कॉज एनी काइंड ऑफ कैंसर या फिर स्पेशली स्किन कैंसर। क्लियर? सो ये कार्सिनोजेनिक होता है, बहुत ही केयरफुली यूज़ किया जाता है। जब भी कभी आप स्टार्टिंग में यूज़ करें तो आपके साथ में कोई सीनियर हो उसके सामने यूज़ करिए, और उसके बाद में बहुत ही प्रिकॉशन के साथ में इसको यूज़ किया जाता है।
हाँ, तो डीएनए स्ट्रैंड को जब हम इस कंपाउंड के साथ में स्टेनिंग कर देते हैं और फिर उसके बाद में जब हम जेल देखते हैं कि हाँ हमारी ये काफ़ी रन हो गई है और उसको यूवी लाइट के अंडर में हम देखते हैं, यानी कि यूवी लाइट रेडिएशन में देखते हैं, तो हमें फ्रेगमेंट्स विजिबल होते हैं। अदरवाइज हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऐसे नहीं देख सकते। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल व्हेन एक्सपोज टू द यूवी लाइट। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें ऑरेंज कलर के, यानी कि चमकते हुए ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे डीएनए के, जो कि इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किए गए होते हैं। और जब हम उस जेल को उठा करके, पूरा जेल भी जब आप उठाएंगे, जब आप उस जेल को लेकर के जाएंगे यूवी लाइट के लिए, उस टाइम पे भी आपको ग्लव्स को पहने रखना है, क्योंकि उस जेल में भी आपने इथिडियम ब्रोमाइड ऐड किया है तो फिर उस जेल में भी होगा, सो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल, सो बी केयरफुल एट दैट टाइम। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। अब इसके बाद में जब डीएनए बैंड्स हम इस पर सेपरेट कर लेते हैं तो हमारा जो भी डिजायर्ड साइज का होगा डीएनए बैंड, तो उसको हम क्या करेंगे, कट करके उसको अगारोस जेल के साथ ही रिमूव कर लेंगे और उसके बाद में उसको इल्यूट करेंगे, यानी कि इल्यूशन की प्रोसेस आएगी। दिस स्टेप इज नोन एज द इल्यूशन। यहाँ से पढ़ते हैं, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द अगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। अब इसको हमने किससे एक्सट्रैक्ट कर लिया, जेल पीस से एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड उसके बाद में उसको हमने डिसॉल्व किया एंड दैट स्टेप इज नोन एज द इल्यूशन। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर्स। इस तरह से जो हमें डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं तो उनको हम क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ में ज्वाइन करके फिर आगे फर्दर क्लोनिंग की प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, सो बच्चों अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको अच्छे से वीडियो ये पसंद में आ रहा है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। बाय बाय फॉर दिस टाइम, टेक केयर।